कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनको आपने सुना, उत्तराखंड राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री और जिन्होंने अपने जीवन में सेना की सेवा करी, आदरणीय गणेश जोशी जी, सचिव सैनिक कल्याण श्री दीपेंद्र चौधरी जी, स्टेशन कमांडर सब एरिया ब्रिगेडियर आर.एस. थापा जी, एयर मार्शल डी.एस. रावत जी, रियर एडमिरल ओ.पी. सिंह जी, ओ.पी.एस. राणा उन्होंने बोला था ना, ओम प्रकाश सिंह राणा जी, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह जी, ब्रिगेडियर एन.एस. बिष्ट जी, ब्रिगेडियर अमृतलाल जी, लेफ्टिनेंट जनरल टी.बी.एस. रावत जी जो उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ब्रिगेडियर बहल साहब और सभी वरिष्ठ हमारे सैनिक अधिकारीगण, सेना के सभी अधिकारीगण और सभी हमारे जवान, वीर नारियां, उपस्थित मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी वीर योद्धाओं का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना के वीर जवानों को समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके बारे में यहाँ पर सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बातें बोली हैं और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में, जैसा ए.पी. सिंह जी जब बोल रहे थे या राणा जी बोल रहे थे, रावत जी बोल रहे थे, सच में आप सब लोगों को जब हम सुन रहे थे और मैं भी कोई एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, मुख्य सचिव के मुख्य सेवक के नाते नहीं, मैं एक वक्ता के रूप में आप लोगों को सुन रहा था, तो समय जरूर ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप लोग और बोलते रहे और मुझे लगता है मेरे जैसा इन सब लोगों को भी लग रहा होगा। और नई नई जानकारियाँ, भारत की सेना की वीरता, साहस, पराक्रम की कहानियाँ आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम सब के बीच में रखी और सच में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो एक उनका अडिग रहने वाला व्यक्तित्व है कि देश प्रथम सबसे पहले अगर किसी का हित है तो देश का हित देखना है, उसी के लिए सब काम करना है, सारा जीवन समर्पित करना है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस पूरे पहलगाम हमले के बाद जो नामकरण किया इस ऑपरेशन का सिंदूर, और ये प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ नाम है, तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। उनकी स्पष्ट नीति के कारण हम आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए। हमारे देश की सेनाओं ने विजय प्राप्त की। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर थी कि आज का दिन मेरा व्यस्ततम दिनों में से एक दिन है, लेकिन मैं सच बताऊं तो आप सबके बीच में जब भी कोई ऐसा अवसर आता है, गणेश जोशी जी बताते हैं, उनका विभाग बताता है, या आप सबकी तरफ से भी कोई बात आती है, तो मैं इस अवसर को कभी भी जाने नहीं देता हूं। हर संभव मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आऊं, क्योंकि मेरा भी जीवन बचपन से सेना के साथ ही जो है आगे बढ़ा है। सेना से बहुत सारी चीज़ें जीवन में सीखने को मिली हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपरांत मेरे मन में भी
ये इच्छा थी कि हमारे वीर जवानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे आप सभी से प्रत्यक्ष रूप से भेंट हो सके और जो हमारी पराक्रमी सेना है उसके अद्वितीय साहस शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो सके। और इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं और सम्मान प्रकट करता हूं। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सबके साहस से, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हम भारतवासी अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सभी को विश्वास होता है कि आप लोग हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे -डिग्री का तापमान हो, धूप हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, उसकी परवाह न करते हुए हर क्षण और हर पल आप देश को समर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पराक्रमी के सैनिकों ने अप्रतिम शौर्य, अद्वितीय त्याग, अटूट समर्पण की जो एक अद्वितीय मिसाल पेश की है, उसको आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा मिलती रहेगी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ कायरतापूर्ण, जिस प्रकार से एकदम से ऐसा लगा कि देश के अंदर कुछ ठहर सा गया, वो बहुत कायराना हमला था और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। उस आतंकी हमले का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने अभूतपूर्व कार्यवाही करते हुए इसको अंजाम दिया गया और आतंकी और उनके आकाओं को ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर की ओर आंख उठाने वालों का क्या परिणाम होता है, किस प्रकार भारत की सेना कर सकती है, किस प्रकार भारत एक्शन कर सकता है। इस 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था हमारे रणबांकुरों में, और जैसा शुरुआत में ही हमारे AK सिंह जी ने जिस प्रकार से पूरा विस्तार से उसको बता दिया कि आतंकी अड्डों को ही नष्ट किया गया, वहाँ के जनमानस को नुकसान पहुंचाने की सेना की या हमारी रणनीति का कोई हिस्सा नहीं था, और सटीक रणनीति के साथ निशाना बनाते हुए उन सभी प्रयोगशालाओं को जहां आतंकवाद पोषित हो रहा था, जहां आतंकवाद की नर्सरी चल रही थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम भारत की सेना ने किया, जिसमें 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया और 100 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। इतना नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जाबाज सैनिकों ने धूल चटाने का काम किया। उसी का परिणाम हुआ कि पाकिस्तान की सेना, पूरा पाकिस्तान, वो जैसा DGMO पाकिस्तान ने यहाँ अनुरोध किया कि युद्ध रोक दिया जाए, और जिस प्रकार का वहाँ नुकसान हुआ, सच में अब पता लग रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में जरूर कुछ एक लोगों के मन में शंका थी, और ऐसे लोगों के मन में शंका थी जो हमेशा सेना से सबूत मांगा करते थे, आपको पता ही है। इस बार भी उस प्रकार की बातें उन्होंने प्रारंभ की थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, अनेक रिपोर्टें आते गई, तो पाकिस्तान के अंदर पूरी तबाही हो गई। पाकिस्तान के अंदर अनेक एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, और पाकिस्तान की सेना जब हमारे ऊपर मिसाइलों से, ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रही थी, तो उसे भी हमारी जो अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने नाकाम कर दिया, और एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर नहीं गिरने दी। और इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन हवाई अड्डों और एयर डिफेंस को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जहां से हमला कर रहा था। और हमारे हमले में दुश्मन के जो चीनी ड्रोन थे, चीनी फाइटर थे, वो जेट सब चकनाचूर हो गए। आज पाकिस्तान को ये भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नापाक नजर अब उसके विनाश का कारण बन सकती है। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड का लगभग प्रत्येक परिवार से
कोई न कोई सदस्य सेना में है या पैरामिलिट्री में है और देश के किसी न किसी सीमा पर जो है भारत की रक्षा के लिए तैनात है। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं और आज सच में ये देखकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने का कार्य हो रहा है और सेना को किस प्रकार से अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, सेना को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हर प्रकार से आज हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। और आज इस अभियान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन किसी भी देश के हथियारों और संसाधनों से कई हजार गुना अधिक कारगर भी हैं। ब्रह्मोस के बारे में, S-400 मिसाइल के बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने, जिनका रक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तृत अनुभव है, उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ बताया है। इस अभियान में आकाश मिसाइल, भारत में निर्मित और अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की रक्षा नीति प्रोएक्टिव और डिटरेंस बेस्ड हो गई है। साथ ही सेना के पराक्रम और बलिदान को आज सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। आप भली भांति परिचित हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में न तो ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और न ही निर्णय लेने का साहस था, जिसके कारण सेना को अक्सर कार्रवाई करने से रोक दिया जाता था। गणेश जोशी जी कह रहे थे कि भारत की सेना हमेशा पराक्रमी थी, पराक्रमी है और पराक्रमी रहेगी, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण से कई बार उसमें स्पीड ब्रेकर लग जाया करता था। परंतु अब वो नहीं हो रहा है कि कोई हमला होता था, पहले केवल निंदा की जाती थी और सारा मामला समाप्त हो जाता था। भाइयों बहनों, आज का भारत ये नया भारत है जो प्रतिकार करता है और प्रतिकार के साथ साथ घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस तरह उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर द्वारा दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। ये बताता है कि अब हमारी सेना को कार्रवाई के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, भारत अब किसी भी प्रकार के दबाव या न्यूक्लियर ब्लैकमेल जैसी धमकी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ऐसे कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो दुश्मन की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य था कि खून और पानी दोनों का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता, यानी कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए गए, क्योंकि ट्रेड और टेरर यह भी एक साथ नहीं चल सकते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो आतंकवाद पर होगी या पीओके के मुद्दे पर भी बात होगी। अब अगर पाकिस्तान ने आतंक फैलाने की हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी आने वाली पुश्तें इसको कभी भूल नहीं सकेंगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वन पेंशन योजना हो, नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण हो या देश के रक्षा बजट में भारी वृद्धि हो, यह सब करके सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो या फिर बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। और भाइयों बहनों, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं एक बार सीमावर्ती राज्यों की एक बैठक में प्रतिभाग करने के लिए गया था। उस बैठक में रक्षा मंत्री जी भी थे और 5 अन्य विभागों के प्रमुख मंत्री भी थे, हमारे CDS से लेकर NSA सारे लोग थे।
और उस बैठक में मेरे को देवभूमि के सीमावर्ती राज्य होने के कारण से प्रतिभाग करने का अवसर मिला और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। उस प्रस्तुतिकरण में साफ साफ था कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जितने भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर होने थे वो नौ के बराबर देश की आज़ादी के बाद हुए और इन 10 सालों में 11 सालों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। आप यही देखिए हमारे यहाँ उत्तराखंड में, मैं चाहे आज हमारा माड़ा गांव हो जिसको देश का पहले अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ आए और उन्होंने माड़ा गांव को, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उसको पहले गांव की संज्ञा वहाँ दी। नेलोंग जादौन जो 1962 में खाली करवा दिए गए थे, उन गांवों को अब फिर से बसाने का काम प्रारंभ हुआ है। अभी एक बड़े दल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरसिल मुखवा से हरी झंडी देकर उन गांवों तक जाने के लिए रवाना किया। इसी प्रकार जौलिंगकोंग, आदि कैलाश जाने वाले मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी के पास अब कैलाश मानसरोवर यात्रा भी कोविड के बाद बंद हो गई थी, वो इस बार फिर से प्रारंभ हो रही है जून माह से। तो पहले लिपू लेक था, अब न्यू लिपू लेक तक रोड जा चुकी है। हमारे सेना के लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं, और वहां से हम सीधे कैलाश के दर्शन भी कर पाएंगे भाइयों बहनों। वो सड़क भी कई साल लग गए, वो बन ही नहीं पा रही थी क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी थी, इच्छा शक्ति न होने के कारण से। और मैं केवल उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो जो प्रेजेंटेशन था वो पूरे देश का था, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का भी था। तो मैंने देखा कि किस प्रकार से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सड़कों का बना है, अन्य प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बने। तो ये इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री जी की थी, इसीलिए ये सब काम आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों के लिए और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने, अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि सच में किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है और सेना हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च सम्मान की बात रही है। श्रद्धा और लोगों का विश्वास हमारी सेना पर हमेशा से रहा है और यहाँ राज्य में जो अनुग्रह राशि उनके आश्रितों को उनके शहादत के बाद मिलती थी, उस राशि को हमने इसीलिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें 50 लाख रुपए की धनराशि हो गई। वहीं परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्ट्रेस तक की सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व हमने वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि पहले मात्र 2 वर्ष की होती थी, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत और पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में भी 25% की छूट भी हमें प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवन गाथा के रूप में स्थापित होगा। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बलिदानियों के आश्रितों के हित के लिए इसी प्रकार अनवरत रूप से कार्य करते रहेंगे जैसा जनरल AP सिंह जी ने यहाँ पर बताया, और राज्य सरकार से कुछ अपेक्षा भी करेंगे कि, और मैं सब जानता हूँ कि चूंकि सैनिक उनका एक जीवन बहुत अनुशासित होता है, बहुत व्यवस्थित होता है और भगवान की बड़ी कृपा होती है कि वो स्वस्थ भी रहते हैं, तो इसलिए उनका उपयोग हो उसके लिए, जैसा आपने कहा, ट्रेनिंग का कोई सेंटर बनाया जाए, उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। मैंने सैनिक कल्याण सचिव हमारे चौधरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मैंने यहीं से कह दिया है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो है, चूँकि हमारा
ये जो राज्य है ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। तो बहुत दिनों से मैं एक दिन वैसे ही सोच रहा था कि 47-48 की बात होती है, कव्वालियों के रूप में पाकिस्तानी सेना आ गई। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ, युद्ध में बांग्लादेश अलग हुआ। उसके बाद कई सारे ऑपरेशन देश के अंदर चलाए गए और शांति सेना भी वहाँ श्रीलंका भेजी गई। कारगिल का युद्ध हुआ जिसकी 98-99 की बात आपने करी यहाँ से। तो उसके बाद लंबा समय हो गया, 71 के बाद लंबा समय हो गया कि जो मॉक ड्रिल इत्यादि होती थी जिसमें सिविल के लोगों को भी सम्मिलित किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको फिर से विस्तार देने की जरूरत है। तो मैं सैनिक कल्याण सचिव जी से भी कहूँगा, सैनिक कल्याण मंत्री जी से भी कहूँगा कि आप सब लोगों का जो एक व्यापक अनुभव है उसका बात करके, जो आपने कहा थिंक टैंक बनाया जाना चाहिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये थिंक टैंक की बहुत हमको आवश्यकता है। और ये थिंक टैंक केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बनना चाहिए। और सच में ये द्रोण नगरी है और यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए। देवभूमि के हिमालय यहाँ है, गंगा यहाँ है, यमुना यहाँ है। और आज के समय में तो आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर हमारा छोटा राज्य, लेकिन जो शुरुआत हम लोग सबसे पहले यहाँ कर रहे हैं वह पूरे देश के अंदर जा रही है। देखिए, हमने जैसे देश के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, देश का संविधान कहता है। और वो गंगा भी सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निकल गई है। इस 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। अब कोई किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला है तो उसको समान नागरिक संहिता के कानून को मानना होगा भाइयों बहनों। तो ऐसी अनेक शुरुआत हमने करी है। नकल के क्षेत्र में आप सबके घर के बेटे बेटियां, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार तमाम सरकारी नौकरियों में परीक्षाओं में भाग लेते थे। आपने देखा होगा कि पहले के समय में आए दिन यहाँ नकल की बातें आती थी कि आज ये नकल हो गई, ये पेपर लीक हो गया, पेन ड्राइव से नकल हो गई, नकल माफिया हावी हो गए, पेपर कैंसिल हो गया। और जो योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और अच्छी योग्यता रखने वाले, उनका चयन नहीं होता था। चयन ऐसे लोगों का हो जाता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा लीक करवाते थे, नकल माफियाओं के साथ सांठगांठ कर रहते थे। भाइयों बहनों, हमने इस सबको बदला है और उत्तराखंड में अब पिछले 3 सालों में 23,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उत्तराखंड के अंदर सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई है। और एक भी मामले में नकल का मामला नहीं आया है। और हमारा ये नकल का कानून ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है और अन्य राज्य भी आज उसका अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम नवाचार के हमने किए हैं। हम SDG रैंकिंग में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नीति आयोग भारत सरकार की 2024 की रिपोर्ट में पूरे देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड पहले नंबर पर आया है। और रोजगार देने के मामले में भी हमने 4.5% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा नौकरी देने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। इसी प्रकार हम स्टार्टअप के क्षेत्र में हैं, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग या फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में छोटे राज्यों में हम पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर आए हैं। ऐसे अनेक उपलब्धियां राज्य को प्राप्त हो रही हैं। तो इसलिए सेना में तो हमारा एक अलग ही स्थान है। सेना में तो यहीं से शुरुआत होती है। सेना का तो बड़ा बेस मैं कहूँ तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। तो निश्चित रूप से सेना के योगदान को हम न भुला सकते हैं, न उनके बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सब सैनिकों को आगे लेकर आगे बढ़ेंगे और आप सबके सुझावों को लगातार अपने कर्म पथ पर उनको उतारेंगे। इसी के साथ हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भी विशेष लगाव हमारे राज्य से है। आप देखेंगे इन सालों में वो किसी भी राज्य में अगर सर्वाधिक बार कहीं आए होंगे तो हमारा उसमें से देवभूमि उत्तराखंड देश के प्रमुख राज्यों में से है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, देवभूमि बसती है। तो इसलिए निश्चित रूप से आज वो देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, हमारे वीर सैनिकों का लगातार प्रोत्साहन कर रहे हैं।
हम भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि वो दीर्घायु हों, उनको हमेशा जो है इसी प्रकार से भगवान जो है शक्ति देता रहे कि हमारे वीर सैनिकों के साथ देश की क्षमता बढ़ती रहे। और जो विकसित भारत का उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति में से एक महाशक्ति हमारा देश बनेगा। अर्थ के क्षेत्र में आज हम वैसे भी देखिए कहाँ हम 11वें नंबर पर होते थे कुछ सालों पहले, और अब हम 5वें से 4थे स्थान पर आ गए हैं, और आने वाले समय में जल्दी हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं। तो उनका विकसित भारत का संकल्प भी पूरा हो, उसमें देवभूमि का भी, हमारे सैनिकों का भी, सबका योगदान बना रहे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए एक बार आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और आप सब लोगों ने सच में एक प्रेरणा, एक प्रोत्साहन हमारे सैनिकों के लिए भी है, सेना के लिए है, और विशेष रूप से सभी वक्ताओं का मैं, आप लोग एयर, रेयर और क्या थल सेना, तो तीनों लोगों ने जो है यहाँ पर शानदार तरीके से अपनी बात रखी। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और रावत जी, जनरल रावत साहब से कहूँगा कि अब कभी कभी नहीं आना है, यदा कदा नहीं आना है, और आपको जो है हमेशा हम सब के साथ जो है यहाँ पर बनाना है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों के साथ भी लगातार हम लोगों का संवाद बना रहे। और गणेश जोशी जी, जल्दी एक कार्यक्रम और करवाइए।